हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स 2025 बोर्ड एग्जाम के इंपॉर्टेंट बहुविकल्प पे उत्तरीय प्रश्न को करने वाले हैं, जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं और इस बार आने के इनके पूरे पूरे चांसेस हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप अपना नाम और आपका क्या टारगेट है और आप किस जिले से हो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे क्या होगा, इससे हमें पता चलेगा कि हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच पा रही है। तो देखिए, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, लैंज का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लैंज का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के या द्रव्यमान के। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि लैंज का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है। आवेश के, संवेग के, ऊर्जा के, द्रव्यमान के। तो देखिए, हमारा लैंज का नियम किसके संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये हमारा आधारित है ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी कि हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स, लैंज का नियम किसके संरक्षण नियम पर आधारित है, हमारा ऊर्जा के। और देखिए फ्रेंड्स, जो कमेंट बॉक्स में सभी क्वेश्चंस का आंसर करेगा, हम उसका नाम कल की वीडियो में ज़रूर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि निम्न में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें, एक्स किरणें। जल्दी से फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि कौन से विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। अल्फा किरणें नहीं है, गामा किरणें नहीं है, अवरक्त किरणें नहीं है या एक्स किरणें नहीं है। जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, विद्युत चुंबकीय तरंग हमारी कौन सी नहीं है। अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें या एक्स किरणें। जल्दी से कमेंट करके बताइए 2 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा। तो देखिए, विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी नहीं है, ये हमारी अल्फा किरणें नहीं है। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन तैयार होंगे, 2 क्वेश्चन तैयार होंगे। देखिए, आप सोच रहे होंगे वो कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमसे क्वेश्चन पूछा गया था विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है, तो कौन सी नहीं है, अल्फा किरणें नहीं है। तो यानी कि और सभी जो तरंगें हैं वो कैसी है, वो हमारी विद्युत चुंबकीय तरंगें। तो विद्युत चुंबकीय तरंगें कौन सी है, गामा किरणें हैं, एक्स किरणें हैं और अवरक्त किरणें हैं। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है अल्फा किरणें और विद्युत चुंबकीय तरंगें है गामा किरणें, एक्स किरणें और अवरक्त किरणें। क्योंकि क्वेश्चन हमसे कहीं से पूछा जा सकता है, क्या पता अगली बार हमसे विद्युत चुंबकीय तरंग है ये भी पूछ ले एग्जामिनर, और आपको रिवीजन करने में भी आसानी होगी। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। कमेंट करके बताइए ऊर्जा, संवेग, आवेश या द्रव्यमान। 3 का ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा। जल्दी से बताइए किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। तो देखिए, हमारा किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, ये हमारे आवेश के। किरचॉफ का प्रथम नियम किसके संरक्षण पर आधारित है, आवेश के, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अब देखिए, प्रथम नियम किस पर आधारित है, हमारा आवेश के। अब बात आती है द्वितीय नियम की। द्वितीय नियम किस पर आधारित है, द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पर आधारित है, यह आधारित है हमारा ऊर्जा के नियम पर, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित था, आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित था। और देखिए, द्वितीय नियम किस पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। अब देखिए फ्रेंड्स, कई बार हमारे एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछा गया है कि किरचॉफ का प्रथम नियम है धारा का नियम या वोल्टा का नियम या बंदपाश का नियम। तो देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम है हमारा धारा का नियम, जिसे हम संधि का नियम भी बोलते हैं, और द्वितीय नियम को क्या बोलते हैं, बंदपाश या वोल्टा का नियम भी बोलते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम नियम का ये नाम है, द्वितीय नियम का ये नाम है। तो देखिए, किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित था, आवेश संरक्षण पर, और द्वितीय नियम हमारा ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक बताइए। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए 4th का ए, बी, सी या डी कौन सा सही होगा। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, या ओम इनवर्स इंटू मीटर, या ओम इंटू मीटर इनवर्स, या ओम इंटू मीटर। तो फ्रेंड, जल्दी से कमेंट करके बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ये हम क्या करेंगे, ये हम सूत्र से निकालेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि रो बराबर कितना होता है, आर ए अपॉन एल। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सूत्र होता है। विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र होता है रो बराबर आर ए इंटू एल। अब देखिए, हम जानते हैं आर का मात्रक क्या होता है, ओम। आर यानी कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम।
और देखिए ए का मात्रक क्या होगा, क्षेत्रफल का m स्क्वायर मीटर स्क्वायर, और देखिए एल का मात्रक क्या होगा, मीटर। तो देखिए इस m स्क्वायर से ही कट गया, तो यानी कि क्या बचा, ओम इंटू मीटर। क्या बचा फ्रेंड्स, ओम इंटू मीटर। तो यहाँ से हमारा क्या निकल कर आ गया, यहाँ से हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकल कर आ गया है। तो बताइए विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या निकल कर आया है, ओम इंटू मीटर। अब देखते हैं ये ओम इनवर्स इंटू मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स इंटू मीटर, ओम इंटू मीटर इनवर्स। अब देखिए ओम इंटू मीटर, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। हमने इसमें बस क्या किया है, हमने इसमें बस विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालने के लिए इसका सूत्र लगा दिया, रो बराबर आर ए इंटू आर ए अपॉन एल। हम जानते हैं आर का मात्रक क्या होता है, ओम, और ए का मात्रक होता है एम स्क्वायर, और देखिए एल का मात्रक क्या होता है, एम होता है। तो एम स्क्वायर से एम कट गया, तो क्या बचा, ओम इंटू मीटर बचा है। तो यही हमारा विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकल कर आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। जल्दी से कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स, फिफ्थ का ए बी सी या डी कौन सा सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होती है, घटती है, बढ़ती है, उतनी ही रहती है, शून्य हो जाती है। तो देखिए जब हम एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाएंगे तो निकाय की वैद्युत स्थिर ऊर्जा क्या होगी, ये हमारी बढ़ेगी। यानी कि फिफ्थ का बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा राइट आंसर, फिफ्थ का बी। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं, उसका नया प्रतिरोध है। जब हम 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा, 25 ओम होगा, 50 ओम होगा, 100 ओम होगा या 200 ओम होगा। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए सिक्स का ए बी सी या डी कौन सा सही होगा। जब हम 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो उसका नया प्रतिरोध है 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम या 200 ओम। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और देखिए फ्रेंड जिसके ज़्यादा कमेंट होंगे उसका नाम हम कल की वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा। तो देखिए 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी कर देते हैं तो नया प्रतिरोध क्या होगा। इसको निकालने के लिए देखिए एक फॉर्मूला होता है, नया प्रतिरोध नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर गुणा पुराना प्रतिरोध। ये हमारा क्या होता है, ये हमारा इसका सूत्र होता है, नया प्रतिरोध बराबर एन स्क्वायर इंटू पुराना प्रतिरोध, ये हमारा इसका सूत्र होता है। तो देखिए नए प्रतिरोध को हम क्या मानेंगे, आर डैश, और देखिए आर डैश मानेंगे यहाँ पे एन स्क्वायर। तो 50 ओम प्रतिरोध के धात्विक तार को खींचकर उसकी लंबाई दोगुनी, तो यहाँ पे दोगुनी, यानी कि एन क्या आ जाएगा, 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए पुराना प्रतिरोध क्या था, पुराना प्रतिरोध था हमारा 50 ओम, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 50। तो देखिए 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और 4 की गुणा 50 में कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमारा निकल कर आ गया 200 ओम। तो देखिए नया प्रतिरोध क्या निकल कर आ गया हमारा, 200 ओम। यानी कि हमारा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, 25 ओम, 50 ओम, 100 ओम या 200 ओम। तो हमारा डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, न्यूटन प्रति मीटर या कुलाम प्रति न्यूटन या न्यूटन प्रति कुलाम या जूल प्रति न्यूटन। तो फ्रेंड जल्दी से कमेंट करके बताइएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, सेवंथ का ए बी सी या डी कौन सा सही है। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि ई, इसका मात्रक हम क्या करेंगे, फॉर्मूले की सहायता से निकालेंगे। तो हम जानते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है एफ अपॉन क्यू। एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा बल, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है हमारा न्यूटन। क्या होता है फ्रेंड्स, बल का मात्रक होता है न्यूटन। और देखिए क्यू क्या होता है, क्यू होता है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कुलाम। यानी कि हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होना चाहिए, न्यूटन प्रति कुलाम। तो देखिए इसमें क्या है, तो सेवंथ का बी, यानी कि बी इज द राइट आंसर, न्यूटन नहीं
संवेदनशील तीव्रता का मात्रक है न्यूटन प्रति कूलाम। अब देखते हैं, न्यूटन प्रति मीटर है, ये कूलाम प्रति न्यूटन है, तो न्यूटन प्रति कूलाम क्या है? सी। तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युतशीलता, यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? तो देखिए, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर है, या न्यूटन प्रति कूलाम है, ये न्यूटन इंटू वोल्ट प्रति मीटर स्क्वायर है। तो आप जल्दी से कमेंट करके बताइए वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है? जल्दी से कमेंट करके बताइए 8 का बी, सी या डी, कौन सा सही हो जाएगा? तो देखिए, वैद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है? ये देखिए, हम इसको क्या निकालेंगे? हम इसको सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। कूलाम का सूत्र क्या होता है? एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होता है? ये होता है हमारा कूलाम का नियम। अब देखिए, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमें एप्सिलॉन नोट करने के लिए 1/4 पाई एफ गुणा Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर करना होगा। अब देखिए, ये 1/4 पाई क्या है? ये हमारा नियतांक था, यानी कि कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम क्या कर देते हैं? वैल्यू निकालने के लिए हटा देते हैं, इसको हम कुछ भी नहीं मानेंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/f इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। देखिए, ये है आवेश। आवेश का मतलब क्या होता है? कूलाम, यानी कि कूलाम का स्क्वायर, और हम जानते हैं F यानी कि बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन। तो न्यूटन इंटू, और देखिए आर स्क्वायर, यानी कि आर का मात्रक क्या होगा? ये होगा हमारा मीटर स्क्वायर। तो यानी कि हमारा वैद्युतशीलता या एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकल कर आ गया है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो देखिए, कौन सा हमारा राइट आंसर हो जाएगा? तो हमारा ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। तो हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला पदार्थ क्या होता है? फास्फोरस, एंटीमनी और एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए 9th का ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्यूमिनियम या आर्सेनिक। तो देखिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए 9th का ए, बी, सी या डी। तो देखिए, एन प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य कौन सा होता है? एल्यूमिनियम, यानी कि सी इज द राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए लाल रंग का, बैंगनी रंग का, नीले रंग का या हरे रंग का। जल्दी से कमेंट करके बताइए 10th का ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का प्रकाश विचलन अधिकतम होगा? लाल रंग का, बैंगनी रंग का, नीले रंग का या हरे रंग का। जल्दी से बताइए 10th का ए, बी, सी या डी, कौन सा सही होगा? देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर निम्न में से किस रंग का प्रकाश विचलन अधिकतम होता है? तो ये होता है हमारा बैंगनी रंग का, यानी कि 10th का भी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे पूछा था अधिकतम, और यदि पूछे न्यूनतम, तो न्यूनतम किसका होता है? लाल रंग का। लाल रंग का हमारा सबसे कम होता है, तो 10th का हमारा बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्न में से किस संरक्षण के नियम का पालन करता है? तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में निम्न में से किस संरक्षण के नियम का पालन करेगा? आवेश का, संवेग का, द्रव्यमान का या ऊर्जा का। जल्दी से कमेंट करके बताइए 11th का ए, बी या सी, डी, कौन सा सही होगा? तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण में किस संरक्षण के नियम का पालन करेगा? तो ये करेगा ऊर्जा का, यानी कि 11th का डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत है। तो जल्दी से बताइए सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, साइक्लोट्रॉन है या नाभिकीय संलयन है। तो 12th का ए, बी, सी या डी, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय विखंडन, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, साइक्लोट्रॉन, नाभिकीय संलयन। तो देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? हमारा नाभिकीय संलयन। क्या है फ्रेंड्स? नाभिकीय संलयन, यानी कि डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा है सूर्य की विकिरण ऊर्जा का, तो संलयन का मतलब क्या होता है? जुड़ना, और विखंडन का मतलब होता है टूटना। तो देखिए, सूर्य की विकिरण ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। और देखिए, इसका एक और एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल है हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम,
कई बार हमारे बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया हाइड्रोजन बम का ऊर्जा स्रोत है, तो आपको पता होना चाहिए क्या है हमारा नाभिकीय संलयन। और देखिए नाभिकीय विखंडन का क्या है, नाभिकीय विखंडन का है हमारा परमाणु बम। क्या है फ्रेंड्स, नाभिकीय विखंडन का है परमाणु बम। ये आपको पता होना चाहिए, परमाणु बम और नाभिकीय रिएक्टर, क्योंकि एग्जाम में हमसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। और आप अपना नाम और कितना टारगेट है आपका इस बार का और आप कौन से जिले से हैं ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।